हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के सारे फिगर्स एंड फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है। बहुत ही छोटा वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलाज और फिगर्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देकर आपको यहाँ पर ये सभी फॉर्मूलाज को समझना है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती है। पहली है स्केलर्स। स्केलर्स मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ वैल्यू ही होगा वहाँ पर। अब स्केलर्स के अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो वहाँ पर होगा मास, डेंसिटी, टेम्परेचर। दूसरी क्वांटिटीज होती है वेक्टर्स। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होता है और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हम लोग वैसी क्वांटिटीज को वेक्टर्स बोलेंगे। और वेक्टर्स क्वांटिटीज का एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो इन सभी क्वांटिटीज के डायरेक्शन भी होंगे और उसके साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड भी होंगे। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स इक्वल लेंथ वाले सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनके जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी सेम होने चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे। बट अगर दोनों की लेंथ सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो भले ही उनकी लेंथ अगर सेम है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, फिर भी उनको हम लोग बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। तो अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। तो वेक्टर्स का हम लोग रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर लेम्बडा एक रियल नंबर है, उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लेम्बडा यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से वो वेक्टर को भी मैग्नीट्यूड में बड़ा बना देगा। अगर लेम्बडा अगर हमारा पॉजिटिव होगा, लेम्बडा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारी जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी। मतलब वेक्टर ए की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। बट अगर लेम्बडा लेस देन ज़ीरो होगा तो वेक्टर ए की जो लेंथ होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी, वो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन में। तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव। फिर उसके बाद ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए को अलग कर देंगे और ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएटिव, राइट। अब जब वेक्टर ए को उसी के इन्वर्स वेक्टर के साथ ऐड किया जाए, मतलब कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो हमें ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो स्केलर में नहीं मिलेगा, वो आंसर भी हमारा ज़ीरो वेक्टर होगा, क्योंकि ये जो आंसर है वो वेक्टर ऑपरेशन से निकल कर आया है, इसीलिए वो ज़ीरो वेक्टर होगा। हम लोग उसको बोलेंगे नल वेक्टर। और मॉड ऑफ ज़ीरो वेक्टर तब जाके वो स्केलर बन जाएगा, ज़ीरो स्केलर वैल्यू। यहाँ पर जब कभी भी वेक्टर को नल वेक्टर के साथ ऐड किया जाए तो हमारा आंसर भी वही वेक्टर ए आ जाएगा, राइट। जब किसी रियल नंबर को ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पर आंसर ज़ीरो वेक्टर आएगा। जब ज़ीरो रियल वैल्यू को, मतलब कि ज़ीरो को जब किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमारा नल वेक्टर ही हमें मिलने वाला है। अब इसके आगे है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। अब हम वेक्टर ए में लैम्बडा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और लैम्बडा यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, लैम्बडा एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिमिलरली बी को म्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर से म्यू जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, राइट। और फिर मैं अगर रिजल्टेंट यहाँ पर ऐड करवाता हूँ, रिजल्टेंट को कनेक्ट करता हूँ ओ टू पी, तो वेक्टर ए हमारा रिजल्टेंट है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी होगा एंड वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी। अब वेक्टर ओ क्यू क्या है, तो वो है लेम्बडा वेक्टर ए एंड वेक्टर क्यू पी क्या है, तो वो है म्यू वेक्टर बी। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली
यूनिट मतलब कि उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर जो भी यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का सिर्फ यही काम है कि वो हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायरेक्शंस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में पहला हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे, उसको आई हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको के हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब कभी भी आई हेड आए, मतलब कि आपको समझ लेना है कि वो एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। जब कभी भी के हेड आए, आपको समझ लेना है कि वो जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। तो सिंपली यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू तो ऑलवेज 1 होगी, तो वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट का काम करता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वो 2 डायमेंशन में है। तो वेक्टर ए का ये एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स आई हेड, और ये वाई कंपोनेंट होगा ए वाई जे हेड, राइट। तो वेक्टर ए को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन हेड। यहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर के साथ उसको रिप्रेजेंट किया, एन हेड मतलब कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। दूसरी तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का एडिशन यहाँ पर हमें वेक्टर ए मिलेगा। अब अगर मैं ए एक्स की बात करूँ, ए एक्स बेसिकली यहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा होने की वजह से वो हमारा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और जो ए वाई है, ए वाई हमारा ए साइन थीटा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए का, तो सिंपल फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट एडिशन, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देना है, राइट, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, और उसको अंडर रूट के अंदर रखना है, तो इससे हमें ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब मान लीजिए कि हमें थीटा खुद फाइंड करना है, एंगल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है? ए वाई। एडजेसेंट कितना है? ए एक्स। तो ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस तरीके से हम लोग थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मिलेगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस तरीके से हम लोग थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग टेन अल्फ़ा फाइंड करें, राइट, टेन अल्फ़ा, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी? इज इक्वल टू बेसिकली वो होगा ऑपोजिट मतलब के एस एन अपॉन यहाँ पर ओ पी प्लस पी एन, राइट, क्योंकि ये ओ पी प्लस पी एन वो एडजेसेंट होगा टेन अल्फा के लिए। अब यहाँ पर बेसिकली एस एन क्या है? तो थीटा के हिसाब से वो हमारा बी साइन थीटा होगा, राइट, क्योंकि हमारा जो बी वेक्टर है, राइट, तो बी वेक्टर यहाँ पर ये होगा, तो इसके पैरेलल ये है, तो बी साइन थीटा होगा ये। और ओ पी मतलब कि ये हमारा वेक्टर ए है, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए लिख लेते हैं, राइट। और यहाँ पर ये हमारा वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस ये बी का कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेन अल्फा बी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा पहला फर्स्ट पार्टिकल पी पॉइंट पे था, और फिर वो वापस पी डैश पे पहुँचा, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा वेक्टर आर, राइट। तो डेल्टा वेक्टर आर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, मतलब कि फाइनल पोजीशन कौन सी है? वेक्टर आर डैश माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अब इसको और दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहे तो डेल्टा वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे कि डेल्टा एक्स, राइट, और वो एक्स डायरेक्शन का है इसलिए आई हैट, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर डेल्टा वाई, और उसका यूनिट वेक्टर होगा जे हैट। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? फाइनल कंपोनेंट ऑफ एक्स डैश माइनस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स। एंड सिमिलरली डेल्टा वाई में वाई डैश मतलब फाइनल कंपोनेंट इन वाई एंड इनिशियल कंपोनेंट इन वाई, राइट। तो अब वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो वेक्टर वी इज इक्वल टू चेंज मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डेल्टा टी आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों में ही है,
राइट। तो डेल्टा एक्स आई हैट प्लस डेल्टा वाई जे हैट अपॉन डेल्टा टी आएगा। अब जो डेल्टा टी है वो एलसीएम है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं इंटू आई हैट प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे हैट लिख सकते हैं, राइट। अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब कि पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम इंटरवल, तो उससे हमें पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी, एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। सिमिलरली पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी इनटू जे हेड। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब सिमिलरली अगर वेलोसिटी वेक्टर में जो टाइम इंटरवल है उसको बहुत कम किया जाए, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिलेगी। अब यहाँ पर डेरिवेशन के फॉर्म में वेक्टर v इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इंटू आई हेड प्लस डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इंटू जे हेड। तो फिर से हमें वी एक्स कॉम्पोनेंट आई हेड प्लस वी वाई कॉम्पोनेंट जे हेड मिलेगा। और हम लोग लिख सकते हैं कि भाई वी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is Vx, and derivation of displacement in y axis with respect to time gives us velocity in y direction। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर अगर फाइंड करें तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट, राइट। तो यहाँ पर पहले कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे और फिर उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमें जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। सिमिलरली टेन थीटा जो भी हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका एंगल हमें एक्स डायरेक्शन से अगर फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। तो थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टेन इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन में यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो उसका ऑब्वियसली दो कंपोनेंट होके, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट और उसके साथ ऐड करना है चेंज इन वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट, राइट। तो ये पूरी फॉर्मूला हो जाएगी अपॉन टाइम टेकन। अब जो डेल्टा टी है वो एलसीएम है, तो वी एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम इंटरवल इंटू आई हेड प्लस चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन टाइम इंटरवल इंटू जे हेड। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम सिंपली गिव्स अस एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का चेंज है इसीलिए यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा इंटू आई हेड, और यहाँ पर भी सिमिलरली ए वाई आ जाएगा इंटू जे हेड। तो ये एक्सेलरेशन का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन में जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, मतलब कि जो डेल्टा टी का जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा कर रहे हैं इंस्टेंट टाइमिंग के लिए, तो तब डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, राइट। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर दोनों ही डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन में और वाई डायमेंशन में, राइट। तो तब हम लोग अगर ये इक्वेशन को इसमें रखेंगे तो जो लिमिट है, लिमिट वाली टर्म एक्स कॉम्पोनेंट में भी मिलेगी और वाई कॉम्पोनेंट में भी मिलेगी। तो आई हैट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लस वाई डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये एक्स डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल और ये वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म हमें मिल जाएगा ए एक्स, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में मिलेगा और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में मिलेगा। तो ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड, इस इक्वेशन के ऊपर से लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन with respect to time, and derivation of velocity in y direction with respect to time is ay। अब हमने यहाँ पर थर्ड चैप्टर में मोशन इन वन डायमेंशनल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन के लिए वही चीज़ हम लोग दोहराएंगे, जैसे कि पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी, तो यहाँ पर उसके कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे जैसे कि वी एक्स प्लस इज इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी, मतलब कि सब कुछ एक्स डायरेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ कि ये सारे वेक्टर टर्म्स है, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, फिर ये एक्सेलरेशन,
राइट। यहाँ पर भी ये वेक्टर आर, यहाँ पर वेक्टर आर हो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर वी स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर वी ओ स्क्वायर और फिर यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, राइट। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उन सबके कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। टी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो उसके कंपोनेंट नहीं होंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी। सिमिलरली y कंपोनेंट के लिए सेम इक्वेशन vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहेगी, तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर आर ओ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, प्लस वेक्टर वी ओ टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। तो इसका अगर x कंपोनेंट लिखा जाए तो वो होगा x इज इक्वल टू एक्स ओ प्लस वी ओ एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली y कंपोनेंट मतलब y इज इक्वल टू वाई ओ प्लस वी ओ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेक्टर वी स्क्वायर माइनस वेक्टर वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए वेक्टर आर के लिए कंपोनेंट्स लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर माइनस वी ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ax इंटू एक्स एंड वी वाई स्क्वायर माइनस वी ओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू वाई। अब रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। हमने थर्ड चैप्टर में भी ये सेम चीज़ पढ़ी थी बट वहाँ पर स्केलर था। तो वेक्टर में ए रिलेटिव टू बी, अगर ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर फाइंड करें तो वहाँ पर वेक्टर वी ए बी लिखेंगे। वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। सिमिलरली बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए तो वेक्टर वी बी ए लिखेंगे, तो वहाँ पर वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए आ जाएगा, राइट। और थर्ड में मॉड ऑफ वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर वी बी ए, दोनों ही सेम होंगे, सिर्फ फर्क है उन दोनों के डायरेक्शंस का। बाकी उन दोनों के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पर अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए नेगेटिव जी ax। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 0 और y कंपोनेंट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वी ओ एक्स इज इक्वल टू वी ओ कॉस थीटा 0, इस डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं वी ओ एक्स एक्स कॉम्पोनेंट वी ओ कॉस थीटा 0 एंड y कंपोनेंट होगा वी ओ साइन थीटा ओ, राइट। तो ये x और y कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू टेन थीटा ओ इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2 इंटू वी ओ कॉस थीटा ओ होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो ऑब्जेक्ट टाइम लगाता है वो होगा वी ओ साइन थीटा ओ अपॉन जी। फिर उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है थ्रू आउट जर्नी जो टाइम लगाता है वो है टी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट टाइम टेकन। तो इसको इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टी एफ इज इक्वल टू 2 वी ओ साइन थीटा ओ अपॉन जी। फिर आता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो एच एम इज इक्वल टू ब्रैकेट वी ओ इंटू साइन थीटा ओ ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वो होगा आर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहले तो रेंज मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन करके कितना दूर जाएगा वो हमें रेंज देगा। तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1, तो तब आर एम इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर अपॉन जी मिलेगा। उसके बाद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होगी ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड द सेंटर उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसकी 3 फॉर्मूला है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जहाँ पर आर रेडियस है और वी स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जहाँ पर ओमेगा मतलब कि एंगुलर स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और आर रेडियस है। एंड ए सी तीसरी इक्वेशन है 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। तो न्यू स्क्वायर मतलब न्यू यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी और आर अगेन उस ऑब्जेक्ट का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो रोटेट हो रहा है सर्कुलरली मूव हो रहा है उसका रेडियस है।